ओम नमः शिवाय। दोस्तों, बहुत पुराने समय की बात है कि पूर्व देश में एक ऐसा राजा राज्य करता था जो अपनी प्रजा को अपने पुत्र की तरह प्यार करता था। उस राजा के राज्य में कोई व्यक्ति भूखा नहीं सोता था और ऐसा कोई अनाथ नहीं था जिसको राज्य से किसी प्रकार की सहायता न मिले। वह अपनी प्रजा का हालचाल जानने के लिए नित्य रात्रि में जब सभी गहरी नींद में सो जाते तो राजा एक आम नागरिक की तरह कपड़े पहन करके अपने चेहरे पर कुछ धूल मिट्टी लगा करके चुपचाप महल के पिछले दरवाजे से बाहर निकल जाता था। कोई उसे भिखारी समझता तो कोई गरीब किसान बाजारों की गलियों से लेकर के गरीबों की बस्ती तक वह हर जगह घूमता रहता और हर किसी की बातें सुनता। अगर कहीं किसी पर कोई अत्याचार होता दिखाई देता और कोई भूख से तड़फ रहा होता तो राजा के दिल में बेचैनी बढ़ जाती थी। और जब अगला दिन होता तो सुबह अपने शाही पोशाक पहन करके फिर अपने सिंहासन पर जब बैठता तो वह उन घटनाओं को और उन लोगों को न्याय करता था जो उसने रात में देखे थे। लोग तो सिर्फ इतना ही जानते थे कि उनका राजा बड़ा दयालु है, लेकिन कुछ खास वफादार मंत्री जो थे वो जानते थे कि राजा रात्रि के समय अपना भेष बदल करके शहर की गलियों में घूमता है और प्रजा के दुख सुख को समझता है। यह सिर्फ राजा का राज्य करने का तरीका नहीं था, बल्कि ऐसा करके वह वहां अपने राज्य के जो भी उनकी प्रजा थी उनके दिलों पर वह राज करना चाहता था। उस रात्रि भी ऐसा हुआ कि राजा नित्य की तरह अपने नगर की गलियों में भेष बदल करके घूम रहा था। चारों तरफ ठंडी हवाएं चल रही थी, घरों के दीपक बुझ चुके थे। हर गली हर मोड़ पर राजा की नजर थी कि कहीं कोई व्यक्ति भूखा तो नहीं सो रहा है, कहीं कोई मजबूर किसी पर कोई अत्याचार तो नहीं कर रहा है। अभी वह एक सकरी गली से होकर के निकला ही था कि अचानक उसके कानों में धीमी धीमी आवाज सुनाई देने लगी। राजा उस आवाज को सुन करके अपने कदम को वहीं रोक लिया और बड़े ध्यान से उन आवाजों को सुनने लगा। उसने आवाज की दिशा में जब जाकर के देखा तो कोने में 4 लोग बड़े ही खुफिया तरीके से आपस में बातें कर रहे थे। राजा धीरे धीरे जब उनके नजदीक पहुंचा और छिप करके उन चारों की बातें सुनने लगा तो वास्तव में उसे पता चला कि वे शहर के सबसे शातिर और चालाक चोर थे और वे चारों चोर किसी घर में चोरी करने की योजना बना रहे थे। उसमें से जो एक सबसे चालाक और अनुभवी था उसने अपनी धीमी आवाज में कहा कि हमें इस बार बड़ी चालाकी से काम लेना होगा। पिछली बार हमारी कुछ गलतियों के कारण, लेकिन इस बार हमें कोई सुराग नहीं छोड़ना है। दूसरे चोर ने सिर हिला करके कहा कि बिल्कुल ऐसा ही होगा। आज शहर के सबसे अमीर व्यापारी का सारा माल हमारी झोली में होगा, बस हमें समय का बिल्कुल सही अनुमान लगाना है। चारों तरफ एक व्यक्ति ने उसमें से नजर दौड़ाई और फिर धीमे से कहने लगा कि कोई सुन न ले, मैंने सुना है कि यहाँ का जो राजा है उसने अपने जासूसों को छेड़ रखा है और वह खुद गरीब के भेष में नगर की गलियों में घूमता रहता है। उसमें से एक अन्य चोर ने हंसते हुए कहा, अरे भला राजा हमारा क्या करेगा, वह तो इस समय अपने महल के गद्दों में बड़े आराम से सो रहा होगा। हम मौका मिले तो हम तो राजा के सैनिकों को भी चकमा दे सकते हैं। राजा उन चारों की बात बड़े ध्यान से सुन रहा था। अब उसे पूरा यकीन हो चुका था कि शहर के शातिर चोरों की टोली यही है, मगर प्रश्न यह था कि राजा इन्हें रंगों हाथ कैसे पकड़े। रात और गहरी होती जा रही थी। वह गली बिल्कुल सुनसान थी, मगर दूर कहीं पर कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थी। राजा बहुत ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता था। उसने अपनी कमर सीधी की और चेहरे पर एक मुस्कुराहट लेकर के धीरे धीरे उन चारों के नजदीक पहुंचने लगा। वह ऐसे चलने का नाटक करने लगा जैसे कोई आवारा आदमी हो या फिर किसी दूसरे शहर का कोई अजनबी व्यक्ति हो। जब राजा उन लोगों के पास पहुंचा तो जानबूझ करके खांसते हुए कहने लगा, अरे भाइयों, यहाँ पर क्या चल रहा है? रात के इस समय में इस सुनसान गली में खड़े होकर के क्या कोई शिकार पकड़ने की तैयारी हो रही है? अचानक से अंधेरे में किसी अजनबी आदमी की आवाज सुन करके वह चारों चोर थोड़ा घबरा गए, लेकिन जब उन्होंने देखा कि यह एक साधारण सा आदमी मैले कुचैले कपड़ों में पहने हुए लिपटा आदमी, वह थोड़ा बेफिक्र हो गए। वह उसमें से चारों का जो सरदार था चोरों का, वह आंखें तान करके कहने लगा कि तुम कौन हो बे, और तुझे क्या लेना देना कि हम कौन हैं और क्या करने वाले हैं? राजा हल्के से हंसा और अपने फटे पुराने कपड़ों की तरफ इशारा करते हुए कहने लगा कि भाइयों, मैं भी तुम्हारी तरह हूँ। कौन कहता है कि सिर्फ तुम ही इस शहर में अकेले उस्ताद हो? मैं भी एक जमाने में यही काम करता हुआ आ रहा हूं जो काम तुम लोग करने की योजना बना रहे हो। बस मेरी किस्मत ने मेरा साथ नहीं दिया, वरना मैं इस वक्त किसी शाही महल में आराम कर रहा होता। चोरों के सरदार ने शंका भरी नजरों से देखते हुए कहा, अच्छा तो फिर बताओ कि तुमने अब तक कौन कौन से काम किए हैं? राजा ने गंभीर होकर के सिर हिलाया और एक गहरी सांस लेते हुए कहने लगा, भाई, बड़े काम तो मैं नहीं बताऊंगा, मगर इतना जरूर कह सकता हूं कि मैंने ऐसे बड़े बड़े शिकार किए हैं कि तुम्हारी सुन करके रूह कांप जाएगी। एक बार तो मैंने शाही खजाने में हाथ साफ करने की सोची थी, मगर उस वक्त मैं पकड़ा गया। एक चोर ने हंसते हुए कहा, वाह, शाही खजाना,
तू तो कुछ ज्यादा ही ऊंची उड़ान भरता है। दूसरे चोर ने एक जोरदार ठहाका लगाते हुए कहा कि अगर तू इतना ही बड़ा चोर है तो इस बात का सबूत दे। तब राजा ने बड़ी ही चालाकी से उनकी आंखों में आंख डालते हुए कहा, भाई सबूत तो काम के बाद दिया जाता है। अगर आज की रात तुम लोग मुझे अपने दल में शामिल कर लो तो मैं अपनी काबिलियत तुम्हें दिखा दूंगा। चारों चोर एक दूसरे की तरफ मुंह देखने लगे। कुछ देर तक चुप्पी छाई रही और फिर चोरों के सरदार ने एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सिर हिलाया और कहने लगा, ठीक है, आज की रात तुम्हारी परीक्षा है। अगर तुम उस परीक्षा में खरे उतरे तो फिर तुम हमारे साथ जाओगे, वरना अपने जीवन की चिंता तुम खुद करो। राजा ने कहा, तो मैं बात पक्की समझूं। अभी तक राजा ने बड़ी ही चालाकी से अपनी पहचान को छुपाए रखा था। राजा ने उन लोगों की बातों में दिलचस्पी दिखाते हुए कहा, अच्छा भाइयों, जब मैं तुम्हारा साथी बनने वाला हूं तो मुझे यह भी पता होना चाहिए कि तुम लोगों में ऐसे कौन से गुण हैं, ऐसी कौन सी विशेषता है जो तुम इतने बेफिक्र होकर के चोरियां करते हो। आखिर जब बड़ा हाथ मारना ही है तो हम सबको अपनी अपनी खासियत का पता होना चाहिए। चारों चोरों ने एक दूसरे की तरफ देखा। जो सबसे पहले वाला व्यक्ति था वह आगे बढ़ा और कहने लगा, मेरे अंदर एक बहुत ही खास गुण है। मैं किसी भी जगह खड़ा होकर के सिर्फ सूंघ करके बता सकता हूं कि यहाँ सोना, चांदी और हीरे मोती आदि कीमती खजाना कहाँ पर छिपा हुआ है। मुझे सोने चांदी की महक दूर से ही महसूस हो जाती है। इसीलिए जब भी कोई बड़ा खजाना चुराना होता है तो मेरी नाक सबसे पहले काम आती है। राजा ने उसकी तरफ देखा और फिर बोला कि वाह, तुम्हारे अंदर तो बड़े काम का हुनर है। अब दूसरा जो चोर था वह आगे आया और कहने लगा, बड़े ही घमंडी अंदाज में कहने लगा, मैं जानवरों की आवाज समझ सकता हूँ। मैं कुत्ते, बिल्ली, घोड़े सबकी बातें सुन सकता हूँ और वो एक दूसरे से क्या कहते हैं मैं साफ साफ स्पष्ट समझ सकता हूँ। अगर कहीं पर कोई कुत्ता भौंक रहा हो, कोई घोड़ा बेचैन हो जाए तो मैं जान सकता हूँ कि वहां पर कोई खतरा है या नहीं। राजा इतना सुन करके बड़ा हैरान हुआ और बोला कि तुम कुत्ते बिल्लियों की भाषा भी समझ सकते हो। तभी एक तीसरे चोर ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और कहा, हाँ बिल्कुल, और इसी खासियत के कारण कई बार हमारी जान भी बची है। अब बारी थी तीसरे चोर की। उसने अपनी जेब में से एक छोटी सी तार निकाली जो बड़े ही घमंड के साथ कहने लगा कि मैं किसी भी ताले को बिना चाबी के खोल सकता हूँ। वह ताला चाहे लोहे का हो, चाहे पीतल का हो या फिर शाही खजाने का सबसे मजबूत ताला हो, मेरे हाथ में आते ही सारे ताले खुल जाते हैं चुटकियों में। राजा ने चुटकी लेते हुए कहा, भाई तो तुम्हारे हाथों में तो जादू है। अब सबसे आखिरी जो चौथा चोर था वह आगे आया और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। वह कहने लगा, मेरा गुण सबसे खतरनाक और काम का है। मैं एक बार किसी आदमी को अंधेरे में भी देख लूं तो फिर उसे दोबारा पहचानने में कभी गलती नहीं होती। चाहे वह अंधेरे में कितनी ही छिपने की कोशिश करे, पर मेरी आंखों से फिर भी वह बच नहीं सकता है। राजा ने हैरान होते हुए कहा, अच्छा, तो इसका मतलब रात में अगर किसी को तुम देख लो तो सुबह लाख छुपने की कोशिश करने के बावजूद भी तुम्हारी नजरें उस आदमी को पहचान लेंगी। उस चोर ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाया और राजा समझ चुका था कि यह चारों चोर कितने हुनरमंद हैं और शातिर हैं। मगर साथ ही साथ राजा अपने मन में एक योजना भी बना चुका था। उसने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, तो इसका मतलब हमारी टोली अब बहुत ही जबरदस्त है। तो बताओ कि आज रात किसे निशाना बनाना है। चारों चोर राजा की बात बड़े ही गौर से सुन रहे थे। उन्होंने अपने अपने गुण और खासियत तो बता दिए थे, मगर उनकी आंखों में अब एक सवाल था। एक चोर ने हल्के से मुस्कुराते हुए पूछा कि अच्छा, अब हम सब ने तो अपने अपने गुण तुम्हें बता दिए, मगर तुमने अभी तक अपने बारे में हमें कुछ नहीं बताया। तुम भी बताओ कि तुम्हारे अंदर कौन से गुण हैं। राजा ने कहा कि भाइयों, मेरे अंदर जो गुण है वह कुछ अलग है और वह बड़ा ही अनोखा गुण है। अगर हम लोग कभी किसी मुसीबत में फंस जाएं या फिर पकड़े जाएं तो मेरी आंख के एक इशारे से हम लोगों की सजा भी टल सकती है और जान भी बच सकती है। चारों चोर इतना सुन करके चौंक गए। एक चोर कहने लगा, क्या सिर्फ नजर के इशारे से सजा माफ हो सकती है? यह तो बड़े कमाल का गुण है। इसका मतलब अगर हम चोरी करते हुए कहीं पकड़े भी गए तो भी हम बच सकते हैं। तभी उनमें से एक बोला, हम में से तो सबसे अच्छे और सबसे फायदे का गुण तो तुम्हारे ही अंदर है। अगर तुम हमारे गिरोह में शामिल हो जाओ तो हमें किसी भी चीज की कोई चिंता नहीं रहेगी। मगर राजा के मन में कुछ और ही चल रहा था। उसने कुछ सोचते हुए कहा कि भाइयों, इन छोटी मोटी चोरियों से कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। अगर अपनी पूरी जिंदगी आराम से काटना है तो सीधा राजा के राज खजाने पर हाथ साफ करो। वहां पर इतनी दौलत मिल जाएगी कि फिर कभी दोबारा किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। पूरी जिंदगी आराम से बैठ करके हम लोग खाएंगे। यह बात सुन करके उन चारों चोरों की आंखों में लालच चमकने लगा। चोरों के सरदार ने जोश में कहा, वाह, यह हुई ना बात। हमें एक ही बार में इतना सारा धन मिल जाएगा कि दोबारा कभी चोरी नहीं करनी पड़ेगी।
वह चारों चोर राजा की इस योजना पर काम करने के लिए तैयार हो गए और राजा अंदर ही अंदर बड़ा प्रसन्न हो रहा था कि यह चारों चोर उसकी चाल में फंस चुके थे। अब वह सभी तेजी से राजा के महल की तरफ बढ़ने लगे। अंधेरी और सुनसान गलियों से होते हुए महल के बिल्कुल नजदीक जाकर के पहुंच गए। तभी एक कुत्ता वहां जोर से भौंकता हुआ आ गया और कुत्ते की आवाज सुनते हुए सभी चौकन्ने हो गए। तभी जो उसमें जानवरों की भाषा समझने वाला चोर था वह सबकी तरफ देखने लगा और कहा कि अरे भाई सुनो तो, यह कुत्ता क्या कह रहा है, क्या यहाँ पर कोई खतरा तो नहीं है। फिर उस चोर ने कहा कि जो जानवरों की भाषा समझता था कुत्ते की आवाज सुनी और फिर अचानक से उसका चेहरा फीका पड़ने लगा। उसकी आंखों में अजीब सा डर झलक रहा था। वह कहने लगा कि भाइयों यह कुत्ता बड़ी अजीब सी बात कह रहा है। उसके साथियों ने पूछा कि यह क्या बोल रहा है, जल्दी बताओ। तो वह चोर कहने लगा कि कुत्ता कह रहा है कि इस समय तुम्हारे साथ इस नगर का राजा चल रहा है। जैसे ही उस चोर ने कुत्ते की बात बताई एक पल के लिए सभी लोग हैरान हो गए और परेशान होकर के एक दूसरे की तरफ देखने लगे। लेकिन तभी अचानक जो चोर था एक वह हंसने लगा और कहने लगा क्या बक रहा है। फिर चारों चोर जोर जोर से हंसने लगे और बोले अरे राजा, क्या कोई भिखारी है जो इतनी अंधेरी गलियों में घूमेगा? वह तो इस समय अपने मखमली गद्दों पर बैठ करके आराम कर रहा होगा और तू कह रहा है कि वह हमारे साथ चोरी करने के लिए चल रहा है। उसमें से एक कहने लगा भाई लगता है इस बार तुमने कुत्ते की भाषा समझने में कुछ गड़बड़ी कर दी। चोर कहने लगा भाइयों मैं तो वही बात कह रहा हूँ जो कुत्ता कह रहा है। शायद यह बात उसने किसी और के लिए कही होगी। तभी राजा ने उनसे कहा भाइयों मुझे तो लगता है कि यह कुत्ता भूखा है, क्योंकि जब पेट खाली होता है तो दिमाग उल्टी सीधी बात करता है। हमें बिल्कुल डरना नहीं चाहिए बल्कि इन बेकार की बातों को छोड़ो और अपने असली काम पर ध्यान दो। सबने हामी भरी और आगे चलने की तैयारी करने लगे। राजा मन ही मन प्रसन्न था कि उसकी योजना अब सफल हो रही थी। चारों चोर अब राजा के राजमहल में अंदर घुस चुके थे, लेकिन किसी के दिल में बिल्कुल भी डर नहीं था बल्कि उनकी आंखों में तो लालच तैर रहा था। जैसे ही वह महल में पहुंचे तो एक चोर ने एक पल के लिए वहां पर खड़ा होकर के वहां की मिट्टी सूंघने लगा और फिर मुस्कुराते हुए कहने लगा कि खजाना अब ज्यादा जोर नहीं है और खजाने की खुशबू इसी तरफ से आ रही है, चलो मेरे पीछे पीछे आओ। इसके बाद सभी चोर उस चोर के पीछे पीछे चलने लगे और महल के गलियारों को पार करते हुए वे लोग खुफिया रास्ते से खजाने वाले कमरे के बाहर जाकर के पहुंच गए, जहां पर एक बहुत बड़ा और मजबूत दरवाजा था और जिस पर एक बहुत भारी ताला लटक रहा था। उस चोर जब आगे बढ़ा तो उसने अपनी जेब से एक पतला सा तार निकाला और ताले के अंदर डाल दिया और उंगलियों को बड़ी सफाई से हिला रहा था। पलक झपकते ही वह ताला खुल गया। चोर मुस्कुराया और धीरे से बोला देखा मेरे इस हुनर के आगे कोई ताला नहीं टिक सकता। वह सभी लोग दरवाजा खोल करके अंदर चले गए। अंदर पहुंचते ही सबकी आंखें चौंधिया गई। हर तरफ सोने के सिक्के, हीरे, जवाहरात, बेशुमार दौलत भरी पड़ी थी। तभी एक ने कहा कि भाइयों अब यह सारी दौलत हमारी हो चुकी है, अब हमारी जिंदगी बड़े आराम से कटने वाली है। इसके बाद सभी चोर अपने अपने काम में लग गए और उन सभी ने सोने की असरफियां अपनी अपनी झोलियों में भर ली। वो सोच रहे थे कि अब तो सारी जिंदगी उन्हें कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें यहाँ से इतनी दौलत मिल जाएगी कि जिंदगी भर आराम से बैठ करके खाएंगे। राजा भी उनके साथ इसी काम में लगा हुआ था और मन ही मन वह प्रसन्न हो रहा था। और फिर चारों चोरों ने लूट के माल में अपने अपने हिस्से बांट लिए, जिसमें से एक हिस्सा उन्होंने राजा को भी दिया कि लो भाई यह तुम्हारा हिस्सा है, तुम भी हमारे साथ आए थे इसलिए तुम्हें बराबरी का हिस्सा मिलेगा। लेकिन राजा ने वह थैली लेने से मना कर दिया और कहने लगा नहीं दोस्तों, मुझे यह सब नहीं चाहिए, मैं तो बस तुम्हारे साथ यूं ही आ गया था। वह चोर कहने लगा इतनी दौलत कौन ठुकराता है। लेकिन राजा ने कहा दोस्तों लगता है कि मेरी किस्मत में आज यह दौलत नहीं लिखी थी, इसे भी तुम अपने हिस्सों में बांट लो। कुछ सोच करके उन चारों चोरों ने अपने अपने कंधे उचकाए और सोचा कि हमें क्या, अगर यह अपना हिस्सा नहीं लेना चाहता है तो कोई बात नहीं, इसका हिस्सा भी हमें ही मिल जाएगा। फिर जल्दी जल्दी से वे लोग अपनी अपनी असरफियां गिनने लगे। राजा एक एक करके उनके पास गया और उनमें से उनके नाम और पते पूछने लगा कि अगर मैं फिर कभी चोरी की योजना बनाऊं तो मैं तुम्हें अपने साथ ले चलूं। तो उसने एक चोर से पूछा कि भाई तुमसे मैं कहां पर मिल सकता हूं। उस चोर ने अपना नाम बताया और कहा कि मैं तो बाजार के पास वाली सराय के पास ही रहता हूँ। हाँ, अगर फिर से कोई बड़ा हाथ मारना हो तो वहीं पर आ जाना। इस तरह से राजा ने एक एक करके उन चारों चोरों के नाम और उनके पते पूछ लिए। चारों इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि जिसे वे अपना साथी समझ रहे थे वह तो इस नगर का राजा था। इसके बाद वह सभी लोग महल से बाहर निकल गए। चारों अपने अपने ठिकानों पर जाकर के पहुंच गए, जबकि राजा नगर की अंधेरी गलियों से होता हुआ वापस अपने महल की तरफ चल दिया।
उसे तसल्ली थी कि उसकी योजना सही दिशा में काम कर रही है। उसने चोरों को सजा देने के बजाय उनके गुणों की तरफ ध्यान दिया। वह सोचने लगा कि यह लोग भले ही चोर हैं, लेकिन इनके अंदर बड़े ही बेमिसाल गुण हैं। अगर इन गुणों का सही से इस्तेमाल किया जाए तो यह मेरी सेना में सबसे बेहतरीन सिपाही बन सकते हैं। राजा विचार करने लगा कि जो नाक से सूंघ करके सोने और चांदी का और खजाने का पता लगा लेता है, उसे यदि मैं खजाने की सुरक्षा का काम दूं तो फिर किसी की क्या मजाल कि वह खजाने में सेंध लगा सके। जो चोर हर ताला को खोल सकता है, अगर हमारे दुश्मन के किले में घुस जाए तो वह एक बेहतरीन जासूस बन सकता है। जो चोर जानवरों की भाषा समझता है, अगर वही हमारे शाही घोड़े और हाथियों की देखभाल करे तो इसमें मेरा ही फायदा होगा। इस तरह से जिसकी नजरें अंधेरे में भी देख सकती हैं, क्या वह मेरे महल की चौकीदारी कर रहे पहरेदारों का मुखिया नहीं बन सकता? राजा मन ही मन विचार कर रहा था कि अगर मैंने इन चारों को पकड़ करके कारागार में डाल दिया तो इनके सभी गुण बर्बाद हो जाएंगे, लेकिन अगर इन्हें सही रास्ते पर डाल दूं तो यह मेरे सबसे बेशकीमती लोग बन सकते हैं। इस तरह का पक्का इरादा करके राजा अपने महल की तरफ चल दिया। उसने सोच लिया था कि चारों को वह सजा नहीं देगा बल्कि उनकी जिंदगी बदल देगा। सुबह का सूरज निकला तो पूरे राज्य में हंगामा हो चुका था। महल से सबसे बड़ी खबर आई है कि राजा का खजाना लूट लिया गया है। सारे मंत्री, सलाहकार और दरबारी महल के दरबार में जमा हो चुके थे। हर तरफ बेचैनी थी, उदासी थी, हर कोई अपनी सलाह दे रहा था। किसी ने कहा कि जरूर यह कोई बाहर के गिरोह है जो नगर के बाहर से आया है, पूरे नगर में छानबीन करनी चाहिए, हर गली हर कूचे में देखना चाहिए। किसी ने कहा शायद महल के अंदर का कोई आदमी इनमें से मिला हुआ है। दरबार में हर कोई अपने अपने सुझाव दे रहा था, मगर असली जवाब किसी के पास नहीं था। लेकिन राजा जो था अपने सिंहासन पर बैठा हुआ बड़ी ही शांति से यह सब कुछ सुन रहा था। फिर अचानक उसने मुस्कुराते हुए अपने हाथ को उठाया और कहा, मुझे अपने नगर के बारे में अच्छी तरह से पता है। मैं जानता हूं कि यह चोरी किसने की है और वह चोर इस वक्त कहां पर है। यह सुनकर के पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। सारे मंत्री और सिपाही राजा की तरफ बड़े हैरान होकर के देखने लगे। एक मंत्री ने झुक करके कहा कि महाराज, क्या सचमुच आपको चोरों के बारे में पता है? तभी राजा ने कहा कि उन चारों के नाम जो हैं वह मुझे पता है, इस नाम के लोग हैं और वह फला फला जगह पर रहते हैं, यह मुझे पूरी जानकारी है। यह सुनते ही दरबार में खलबली मच गई। राजा ने अपने सिपाहियों को बुलाया और उनसे कहा कि हर एक चोर को अपने अपने ठिकाने पर जो मिलेगा उन्हें पकड़ो और मेरे सामने हाजिर करो। इतना कह करके राजा ने उन चारों के पते ठिकाने सिपाहियों को बता दिए। सिपाही तुरंत हरकत में आ गए। सिपाहियों की अलग अलग टुकड़ियां शहर में अलग अलग स्थानों पर उन चारों चोरों को पकड़ने के लिए निकल गईं और थोड़ी ही देर के मेहनत करने के बाद चारों चोरों को पकड़ करके राजा के सामने दरबार में पेश कर दिया गया। अब चारों चोर दरबार में रस्सियों से बंधे हुए खड़े थे। उनके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। वे लोग हैरान लग रहे थे। उनके नाम और ठिकाने इस तरह से राजा के पास कैसे पहुंच गए? राजा अपने सिंहासन पर बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान थी। अचानक वह व्यक्ति जो अंधेरे में देखने की काबिलियत रखता था, उसकी नजर राजा के चेहरे पर जाकर के टिक गई। वह राजा को आंखें फाड़ फाड़ करके देखने लगा, जैसे कि किसी पहेली का हल ढूंढ रहा हो, और कुछ ही देर में उसके चेहरे का रंग फीका पड़ गया। वह कहने लगा, अरे यह तो वही है। उसके दिमाग में पिछली रात की पूरी घटना तेजी से घूमने लगी। वह कहने लगा कि वही चाल, वही आवाज, वही अंदाज और वही चेहरा, यह तो वही आदमी राजा के रूप में हमारे सामने है। उसने घबरा करके बाकी साथियों की तरफ देखा और धीमी सी आवाज में बोला, यह तो वही है हमारा पांचवा साथी जो रात को हमारे साथ खजाना लूटने के लिए आया था। यानी कि वह कुत्ता बिल्कुल ठीक कह रहा था कि वह पांचवा आदमी कोई और नहीं बल्कि राजा खुद था। तीनों चोरों ने उस चोर की बातों को नकार दिया। तभी वह चोर जो पागल हो गया, और यह कैसे हो सकता है कि राजा खुद अपने राज्य के खजाने की चोरी करवाने के लिए हमारे साथ आए? लगता है तूने कोई नशा कर लिया है। अगर यह सच में राजा होता तो क्या अपने राज खजाने को अपने ही सामने चोरी करवा देता? तभी उस चोर ने राजा को देख ही रहा था और वह कहा कि अंधेरे में एक बार मैं जिसे देख लूं उसे दोबारा कभी नहीं भूल सकता। मैं सच कह रहा हूं, यह हमारा पांचवा साथी है। यह बोलते हुए उस चोर की आवाज अब कांपने लगी थी। उधर राजा अपने सिंहासन पर बैठा हुआ मुस्कुरा रहा था, मगर सवाल यह था कि इस बात को राजा को स्वीकार करेगा या नहीं। दरबार में सभी की नजरें राजा और उस चोर पर जाकर के टिक गई। चोर थोड़ा आगे बढ़ा। अब उसकी आंखों में किसी तरह का कोई संदेह नहीं था। उसने सीधे राजा की तरफ देखा और कहा कि महाराज, मैंने कहा था कि मैं अंधेरे में जिसे एक बार देख लूं उसे दोबारा कभी मैं नहीं भूल सकता, और आज भी मैं अपनी बात पर कायम हूं। कल रात वह आप ही थे और अपने ही हम सब के गुण और खासियत अपनी आंखों से देख लिए थे।
अब हम लोग भी आपकी खासियत देखना चाहते हैं। यह सुनते ही दरबार में हलचल मच गई, लेकिन राजा जोर से हंस पड़ा। उसकी हंसी पूरे राजमहल में गूंज उठी। उसके चेहरे पर किसी भी तरह की कोई घबराहट नहीं थी। और फिर राजा ने अपने सिपाहियों की तरफ देखा। उसने अपनी आंखों से इशारा किया। उसका इतना करना ही था कि सिपाही फौरन उनके इशारे को समझ गए। चारों चोरों की रस्सियों को खोल दिया गया। पूरे दरबार में खुसर फुसर होने लगी। सबकी नजरों में बस एक ही सवाल था कि आखिर यह क्या माजरा है। फिर राजा ने कहा कि इन चारों चोरों को गिरफ्तार करने की कोई जरूरत नहीं है। यह लोग चोर ही नहीं बल्कि बहुत ही गुणवान आदमी हैं। कल रात की पूरी कहानी मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। इसके बाद राजा ने कल रात की सारी घटनाएं अपने सभी दरबारियों और मंत्रियों को सुना दी कि कैसे वह खुद चोरों के साथ चोरी करने के लिए गया और फिर एक एक करके उन चोरों के नाम और पते ठिकाने भी पता पूछ लिए। और इतना सुनते ही उन चारों चोरों के हाथ पैर कांपने लगे। वह उसी वक्त राजा के कदमों में गिर पड़े और आंसू बहाते हुए उनसे माफी मांगने लगे कि महाराज हमें माफ कर दीजिए, हमने आपको पहचानने में देर कर दी, आप हमें एक मौका दीजिए, हम हमेशा आपके वफादार रहेंगे। राजा ने मुस्कुरा करके कहा कि तुम लोग चोर हो, लेकिन तुम्हारे अंदर बहुत ही अनमोल गुण हैं और यही काबिलियत तुम हमारे देश की भलाई में लगा दो तो तुमसे बढ़ करके कोई नहीं हो सकता। अगर तुम लोग चाहो तो मैं तुम्हें तुम्हारी काबिलियत के अनुसार हम अपने राज्य के दरबार में नौकरी पर रख सकते हैं। इतना सुनकर के चारों चोर बड़े प्रसन्न हो गए और इसके बाद राजा ने उनमें से हर एक को उनकी खासियत के आधार पर अपने ही महल में नौकरी पर रख लिया। जो व्यक्ति अंधेरे में किसी को भी पहचान सकता था, राजा ने उसे अपने महल का मुख्य पहरेदार बना दिया ताकि वह महल में घुसने वाले हर दुश्मन को दूर से ही पहचान सके। जो व्यक्ति बिना चाबी के सारे ताले खोल सकता था, उसे शाही खजाने का पहरेदार बना दिया गया। जो व्यक्ति जानवरों की भाषा समझता था, उसे महल के अस्तबल में काम कर रहे नौकरों का मुखिया बना दिया गया। जो सोने चांदी का पता दूर से लगा लेता था, उसे खोजी दस्ते का मुखिया बना दिया गया ताकि वह सूंघ करके सोने चांदी का पता लगा सके। अब चारों चोर जो अपनी चोरी के लिए बदनाम थे, वह अब अपने अपने गुणों के कारण राजा के सबसे खास आदमी बन चुके थे। दोस्तों, समय बीतता गया और वही चारों चोर राजा के सबसे वफादार और योग्य दरबारी बन गए। और इस तरह से जब जब राजा के ऊपर किसी भी तरह की यदि मुसीबत आई तो उन चारों ने अपने गुण के कारण राजा की हर तरफ से मदद की। इंसान की पहचान उसके गुजरे हुए कल से नहीं बल्कि उसके वर्तमान से होती है। जरूरी यह नहीं कि हमने कहां से चलना शुरू किया था, बल्कि जरूरी यह है कि हमें पहुंचना कहां है। दोस्तों, अगर इंसान अपने गुणों को पहचान करके उसे सही रास्ते पर लगा दे तो कोई भी मंजिल मुश्किल नहीं है। हर इंसान को अपनी जिंदगी में एक दूसरा मौका जरूर मिलता है और आवश्यकता है तो सिर्फ उस मौके को पहचानने की और उसका फायदा उठाने की। दोस्तों, जैसा उन चारों चोरों ने किया कि उनके साथ ही हर इंसान में कुछ अच्छी और कुछ बुरी बातें होती हैं, लेकिन जो पारखी व्यक्ति होते हैं वह दूसरों की बुराइयों को नज़रअंदाज करके उनके गुणों और उनकी खूबियों को देखते हैं और उनसे फायदे को उठा लेते हैं। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी है, एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना। और यदि आप वीडियो आपको अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करने की भी कृपा कर देना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।